तो सर मैंने क्या किया था कि कुछ साल पहले मैंने अपने जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड वगैरह थे, तो मैंने कुछ उसका स्टडी किया था। स्टडी में मैंने ये पाया था, टॉप जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह थे उनका अध्ययन किया था, पाया था कि वो कुछ किस तरह से उन्होंने सेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोग। और आज हम उसी पे बात करेंगे और हम उसको कैसे मैनेज करें, हम उस पर बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड और एफआईआई दो सर हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि ये लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और गंभीर लोग होते हैं, गंभीर निवेशक होते हैं। कोई भी वो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, तो बाकायदा ठोक बजा के इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका एक टीम होता है, एक रिसर्च टीम होता है, रिसर्च टीम से तमाम कंपनियों को फिल्टर करते हैं, तब कहीं जाकर के एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। और एक और चीज होता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है रिटर्न दिलाने की। जैसे अब हम यदि हम उनको पैसा देते हैं सर, तो वो रिटर्न तभी दिला पाएंगे जब वो कमाएंगे। तो उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी होती है कि भाई उनका जो कमीशन होता है, उसी कमीशन, जो कमाई होती है, जो सैलरी होती है, उसी पैसे पे सैलरी होती है। तो वो प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से फंड को मैनेज करें। तो जब अच्छे से फंड को मैनेज करते हैं तो हमको ढेर सारे संकेत वहां से मिलते हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम आप पूरे एक गूगल पे काम करिए, रिसर्च करिए गूगल पर, कि आप सर्च करिए कि टॉप 25 स्टॉक म्यूचुअल फंड कौन कौन से होल्ड करते हैं, यानी टॉप 15 स्टॉक होल्ड बाय म्यूचुअल फंड। एक बार उसका अध्ययन करिए, फिर एक बार गूगल पे सर्च मारिए कि टॉप 25 स्टॉक होल्ड बाय एफआईआई। आप दोनों को देखेंगे तो दोनों में कुछ स्टॉक कॉमन चले जाते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक सबके शीर्ष पर मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आपका एचडीएफसी, फिर एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्री, एशियन पेंट, ये जो अपने देश के बड़े जो वेल्थ क्रिएटर हैं, इन सब वेल्थ क्रिएटरों को इन फंड मैनेजरों ने पहले से भर भर के रखा हुआ है। तो यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क कम ले, रिस्क इन द सेंस क्या है कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा जोखिम होता है। उस जोखिम से बचने के लिए हमको आपको रिसर्च करना पड़ता है, हमको आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। आरओसी कितना है, आरओई कितना है, इंडस्ट्री का स्थिति क्या है, सेक्टर की क्या स्थिति है। यदि हम वो रिसर्च नहीं करना चाहते तो चुपचाप क्या करें, जो जिस स्टॉक के दम पर एफआईआई, बीआईआई यानी म्यूचुअल फंड पैसा बना रहे हैं, हम उसी स्टॉक को होल्ड करें। आपको साल में 20% रिटर्न कहीं नहीं गया हुआ है, कहीं नहीं गया हुआ है। तो यदि हम उनके पोर्टफोलियो को वॉच करें तो औसतन मैंने पाया है कि म्यूचुअल फंड कम से कम 15 सेक्टर में पैसा लगा, 15 सेक्टर। तो अब हमें काम क्या करना है कि हमें भी कम से कम अपने पोर्टफोलियो को 15 सेक्टर चुनने चाहिए, या मैक्सिमम 15 सेक्टर। एक पहला काम करना, हमें जब पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफाई करेंगे, डाइवर्सिफाई मींस क्या होता है कि उस सेक्टर, हमारे पोर्टफोलियो में ढेर सारे सेक्टर, जब ढेर सारे सेक्टर में तो किसी सेक्टर में कोई खराबी चल रही हो तो बाकी जो सेक्टर होंगे हमको संभाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप देखिए पावर सेक्टर पिछले 15-20 सालों से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था, 10-12 सालों से। रियल्टी सेक्टर ने तनिक भी परफॉर्म नहीं किया। उसी तरह से आप पाएंगे रिन्यूएबल जो एनर्जी था उसने भी परफॉर्म नहीं किया था। तो यदि हम अपने पैसे को क्या करेंगे कि मालूम चलता है कि हमने रियल एस्टेट में पूरा पैसा डाल रखा है, या हम पावर सेक्टर में पूरा पैसा डाल रखे हैं, तो क्या हमारा फंड कभी बढ़ेगा, क्या हमारा रिटर्न कभी आएगा? एक हमारे जानने वाले थे, काफी 4-5 साल पहले की बात है, तेग बहादुर जी, पारितोष को जानते होंगे, पारितोष जी के करीबी थे। उनको वो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। तो उन्होंने पारितोष जी से ऐसे ही बातों बात पूछा उन्होंने कि कौन कौन सा फंड कैसे ले, तो पारितोष जी ने हमको मेरा नंबर दे दिया। फिर उन्होंने हमको फोन किया, फिर हम उससे मिलने के लिए गए। उनके पास रिलायंस म्यूचुअल फंड का एक पावर सेक्टर का फंड रहा, 10 या 12 साल हो गया था, अभी भी जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बराबर भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो एक सेक्टर फंड में पैसा लगाया।
उसी तरह से एक आईसीआईसीआई का फंड था, आईसीआईसीआई एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड था, एक समय बहुत जबरदस्त फंड परफॉर्म किया था। एक आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की मीटिंग हुई थी, सेमिनार वगैरह करते रहते हैं तो मैं जाता रहता हूँ अक्सर करके। तो मैं गया था उस फंड मैनेजर से, मैंने पूछा था कि ये बताइए कि ये जो फंड है कुछ साल पहले बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था, इधर क्या हो गया कि परफॉर्म नहीं कर रहा है? मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा था कि आप कभी इसके पोर्टफोलियो को देखे हैं? मैंने कहा देखा है। तो बताया कि कितना क्या एलोकेशन है? तो उस समय आईटी और फार्मा दोनों को मिला करके 70% केवल 2 सेक्टर को उन्होंने होल्ड कर रखा था, और दोनों को दोनों सेक्टर उस समय निगेटिव चल। तो फंड कहां से परफॉर्म करेगा? तो परफॉर्म नहीं किया। तो वहां से हमको समझ में आया कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें प्रॉपर वे में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। हमें सभी सेक्टर में पैसा बनाना चाहिए, जितने भी एफआईआई डीआई सबको देखिए, तो वो कई सेक्टरों में पैसा डाल रहे थे। तो हमको तो पहला काम करना है कि सेक्टर कम से कम 10 से लेकर के 15 के बीच में सेक्टर। दूसरा हमको काम करना है, अब जैसे 15 सेक्टर, अब सेक्टर में हम बात करते हैं, सेक्टर में कौन कौन है? जैसे हम जैसे निफ्टी को हम खोलें, कभी निफ्टी के स्टॉक को खोलिए, मनी कंट्रोल पर जाइए और मनी कंट्रोल पे जा करके आप उसके स्टॉक को खोलिए, और स्टॉक को खोलेंगे आप तो वहां पर 2 चीजें होती है, एक सेक्टर भी होता है, एक स्टॉक भी होता है। तो आप सेक्टर वाइज यदि आप खोलेंगे तो उसमें दिखाता है कि किस सेक्टर का कितना एलोकेशन है। तो उस एलोकेशन में पाएंगे फाइनेंस सेक्टर सबसे अधिक होता है, लगभग 30 से 32% फाइनेंस सेक्टर है। उसके बाद आईटी है, उसके बाद शायद फार्मा है कि पावर, वो ऑयल एंड गैस का है, रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर बांट रखे हैं निफ्टी में भी। तो हम लोग को भी अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 12 सेक्टर तो रखना ही चाहिए। और दूसरा चीज मैंने क्या नोट किया है कि एक सेक्टर से कम या मैक्सिमम कह लेते हैं, एक सेक्टर से कम एक शेयर तो रहना ही चाहिए। मैक्सिमम जो शेयर रहना चाहिए 3 शेयर रखना चाहिए, मैक्सिमम 3 शेयर एक सेक्टर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम फाइनेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर को लेकर चलते हैं, और हमने क्या किया कि एचडीएफसी बैंक भी रख रखा है, कोटक बैंक भी रख रखा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी, उसी में एक पसंद आ गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को भी रख दिया। तो होता क्या कि ये हमारे स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम जितना ही हम किसी एक सेक्टर पे अधिक स्टॉक लेने शुरू करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो उतना ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें एक या मैक्सिमम 3 शेयर लेना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि यदि हम रिटर्न ठीक से प्राप्त करना चाहते हैं तो जो टॉप 3 कंपनीज है उसका हमें सेक्टर में पैसा लगा करके छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी इस समय आपके सबसे ज्यादा बातचीत चल रही है ऑटो सेक्टर पर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के टॉप 3 कंपनीज कौन कौन से है आज के दिन? तो आप पाएंगे टाटा मोटर्स चल रहा है, एक्साइड इंडस्ट्री चल रही है, टाटा पावर चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम उसमें से क्या करें, किन्हीं 3 स्टॉक को ले लें। इसी तरह से आप बात करिए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, पिछले कुछ दिनों से देखिए कि बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है लगातार अपर सर्किट चल रहा है, और इस बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को मैंने काफी पहले खोजा था, यानी जब ये डिमर्ज हुआ था तभी मैंने इसको चुना था। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं तो कौन कौन सी कंपनियां हैं? जैसे उसमें एक आइनॉक्स विंड कंपनी है, एक आइनॉक्स वो है सुजलान एनर्जी की कंपनी है। इसी तरह से आप जाएंगे तो अदानी ग्रीन एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्री भी उसमें बढ़ रही है, उसमें टाटा पावर भी उसमें बढ़ रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल बोरोसिल रिन्यूएबल 2 में काम करती है, एक पावर जो सोलर पावर उसमें भी काम करती है, और ग्लास बनाती है। जो आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंगों में चले जाइए, जहां पर बिल्डिंग में जो शीशे नहीं लगते हैं वो शीशे बनाती है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल में बहुत पोटेंशियल है, उस कंपनी में पैसा लगाना है। अभी मात्र 3,000-4,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल उपलब्ध है, और बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमें क्या करना है कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है तो रिन्यूएबल एनर्जी में 2-3 कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से इस समय अभी कुछ महीना पहले का बातचीत चल रही थी, अभी इस समय उसमें बातचीत नहीं चल रही है, वो है आपके एथेनॉल पर। ये चर्चा हो रही थी कि पेट्रोल में जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो एथेनॉल बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी? सबसे नंबर 1 पे कंपनी ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी शुगर।
तो ऊपर से हमने 3 कंपनी सिलेक्ट कर लिया, तो तीनों को सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं 3 कंपनियों को होगा। तो एक सेक्टर से हमको 3 कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए और फिर अब होल्ड करते रहना चाहिए उससे, अब अच्छा पैसा बन के जाता है। और इसके बाद जब भी हम पोर्टफोलियो बनाए, सबसे ज्यादा हमको वेटेज आपको फाइनेंस सेक्टर पे देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ग्रो करेगा, प्रगति करेगा, तो सबसे ज्यादा प्रगति जो सेक्टर करता है वो फाइनेंस सेक्टर करता है। फाइनेंस सेक्टर की प्रगति के बिना कोई देश या कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकता। तो फाइनेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो देना है। और फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन सी टॉप की कंपनियां है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, फिर बजाज फाइनेंस। उसी तरह से आएंगे तो मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन वगैरह देती है। फिर आएंगे तो HDFC AMC जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से बिलोंग करता है। फिर कैम्स जो म्यूचुअल फंड का काम करती है। फिर आप आएंगे तो मतलब फाइनेंस सेक्टर में इतने उप सेक्टर है, क्या बताया जाए। तो हमको आपको कोई 3-4 कंपनी पसंद है, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। फिर आप देखिए बहुत मजा आता है इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में। थोड़ा बहुत हम लोग जितना स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं, जितना पढ़ते हैं ना, उतना ही मजा आता है। मैं आज एक वीडियो में देख रहा था, जिस क्षेत्र में दिखा रहा था कि यदि आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला क्या काम करना है कि हमें उस सेक्टर को लेकर के पैशन होना चाहिए। इस सेक्टर के बारे में हमको आपको ज्यादा जानना। जैसे मैं शेयर बाजार के बारे में पता नहीं कि मुझे इतना जुनून है ना कि मैं क्या बताऊं। रोज कम से कम जब तक घंटा 2 घंटा मैं इसके बारे में पढ़ता लिखता नहीं हूं तो मजा नहीं आता है, चैन नहीं मिलता है। बिल्कुल छाया रहता है। जो चीज छाई रहती है ना वो आपको सफलता दिलाती है। तो पैशन होना कुछ बहुत कुछ जरूरी है। हाँ? कुछ कुछ ऐसे ही हम लोग भी होते जा रहे हैं आप ही की तरह जब तक 1-2 घंटे पढ़ नहीं लेता हूँ ना, तब तक मजा नहीं आता, लगता है कि कुछ अधूरा है। कुछ अधूरा है। और अब तो ये प्राइमरी हो गया है, बाकी सब सेकेंडरी हो गया है। लगता है सर अब पीछे छूट रहे हैं अगर नहीं ध्यान देते हैं, 1-2 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लगता है पीछे छूट रहे हैं। जो लर्न करता है ना वो अर्न करता है, जो पढ़ता है ना वो आगे बढ़ता है। जिस वक्त पढ़ना बंद हो गया है ना, उस दिन लोग पीछे छूट जाएंगे। एक हमारे सीनियर थे, तेग बहादुर सर, जानते हैं, राजीव महेंद्र। हाँ एक, हाँ बिल्कुल। एक दिन ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो उन्होंने हमसे कहा था, बहुत बढ़िया चीज कहा था। मैं बड़ा उनको फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे मन में उनकी मेरे में पाई जाती है। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही उन्होंने कहा कि देखिए विजय भाई, आप कुछ मत करिए, पर डे भार्गव डिक्शनरी उठाइए, पर डे 10 मीनिंग याद करिए, पर डे 10 मीनिंग याद करिए। कहे कि आप 2-3 साल बाद देखेंगे जो आपके आसपास लोग होंगे ना, वहां से 10 फीट नीचे उठ चुके हैं। श्योर, नो डाउट। तो जब हम पर डे पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो जो पढ़ते हैं हमारे दिमाग में जाता है। और जैसे वो रहीम दास की कविता नहीं कि रसरी जात की सिरकत आवत जात पे करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जो लगातार हम काम करते हैं, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। किसी भी चीज को हम आसानी से समझ लेते हैं। जो व्यक्ति पहली बार किसी स्टॉक मार्केट के प्रेजेंटेशन में भाग लेगा, उसको न पी पता है, न उसको स्टॉक मार्केट पता है, और बैठ गया राकेश झुंझुनवाला की मीटिंग में, क्या वो एक भी चीज का समझ पाएगा? जो हम यदि पढ़ते हैं किसी चीज को ना, तो हमको आसानी से समझ में आता है। और जो वो किताब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसमें लिखा हुआ है, कोई एक प्रिंसिपल दिया हुआ, कोई सिद्धांत दिया हुआ है। यदि जो व्यक्ति पढ़ता है किसी क्षेत्र का, तो उसको किसी भी चीज की समझ जल्दी हो जाती है। तो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बातें एक दूसरे की। तो पढ़ना है। और फिर उसने कहा, दूसरा जो टॉपिक दिया था, उसने कहा कि जो सफलता की चाहिए, वो कहा कि लर्न द बेसिक्स, कि अब हमको बेसिक्स सीखना है। स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्या है? अच्छे बिजनेस, उसको खरीदिए और होल्ड करिए। हम लोग क्या करते हैं, खराब स्टॉक खरीदते हैं, घटिया क्वालिटी का, सोचते हैं कि पैसा बनेगा, कभी पैसा नहीं बनेगा। आप दुनिया में जो भी वेल्थ बनाने वाले हैं, किसी को भी देख लीजिए,
सबके सभी ने जो पैसा बनाया है ना, सब पैसा इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनाया। सबने जो पैसा बनाया है ना, होल्डिंग पे ही पैसा बनाया। स्पेकुलेशन करके, ट्रेडिंग करके कोई वेल्थ क्रिएट मार्केट में नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया है। मैंने पिछले साल तेग बहादुर जी सोचा था, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया था कि आज मैंने एक लोग से चर्चा भी कर रहा था इस चीज का, अगले साल जो है मैं एक स्टॉक के मैं इन्वेस्टमेंट से रॉयल इनफील्ड का पैसा निकालूंगा। यकीन मानिए वो काम मैंने कर चुका हूँ। अरे बधाई हो आपको, बधाई हो। लिया नहीं हो रॉयल बधाई हो। रॉयल इनफील्ड लिया अच्छा, नहीं हो, उस मतलब उसका हाँ अरेंजमेंट मैं कर चुका हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी सिर्फ एक स्टॉक के द्वारा। वेरी गुड। यदि मैं ट्रेडिंग करता तो मैं उससे नहीं कर पाया होता, क्योंकि मैं पहले ही निकल गया होता। जैसे कोफोर्ज आप स्टॉक को ले लीजिए, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को ले लीजिए, को लीजिए, मैं इन सब स्टॉक्स में कई बार ट्रेडिंग भी किया हूँ, वो कहीं छोड़ भी दिया। तो जो ट्रेडिंग किया है वो पैसा बना के नहीं दिया है, जो होल्डिंग पे है वो पैसा बना के दे देता है। बेसिक्स क्या है स्टॉक मार्केट के बेसिस है कि अच्छे बिजनेस को चुनिए, अच्छे बिजनेस को चुन करके उसको बैठिए। जो मोतीलाल ओसवाल का एक टैगलाइन है, बाई राइट सिट राइट। अच्छे को पकड़िए, पकड़ करके बैठिए, फिर देखिए धैर्यपूर्वक। तो ये कहता है कि बेसिक्स करिए। फिर कहता है कि लर्न व्हाट वर्क्स नॉट वर्क्स, यानी कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। जैसे हम लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने चले जाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में कोई पैसा बना के गया आज तक? कोई नहीं। सिंगल पर्सन कोई आके कह दे कि मैं पैसा कमाया हूँ फ्यूचर ऑप्शन में, तो बात किया। तो काम क्या करता है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट काम करता है, होल्ड अर्न पैसा। जो भी पैसा कमाते हैं सब होल्डिंग पे कमाते हैं, चाहे राकेश झुनवाला, डॉली खन्ना, किसी को भी देखिए, सबने जो पैसा कमाया है ना, होल्डिंग में पैसा कमाया। क्या वर्क करता है? होल्डिंग काम करता है, इन्वेस्टमेंट काम करता है, नॉट वर्क। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग काम नहीं करती है, डे ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग काम नहीं करती है। ये क्लियर कट वो है। इसके बाद क्या कहता है कि लर्न केस स्टडीज। जो जैसे अब हम ही लोग है चर्चा करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा समय हो गया मार्केट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल नए नए आते हैं। तो जो थोड़ा समय व्यतीत कर लिया है, थोड़ा सा लॉस झेला है, थोड़ा प्रॉफिट लिया है, तो उनके केस स्टडी करिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको सीखिए। आए दिन इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू देते हैं। आप विवेक बजाज का देख लीजिए, वो आता है, फेस टू फेस आता है। आप उसको देखिए, कैसे लोग संघर्ष करके कैसे लोग सफल होते हैं। हम लोग सफल लोगों को पढ़ते हैं, सफल लोगों को देखते हैं, तो काफी चीजें हमको पकड़ में आती है। मैं भी शुरू में आया था तो बहुत सारे लोग कर रहा था। मैं बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट से, कृपाल सर, मेरा संबंध 2005 से ही मेरा हो गया था। मैं 2005 में इलाहाबाद में पोस्ट रहा, तो एक रहे उनके देखा, वो ट्रेडिंग में किया करते थे, हावेल्स में, पता नहीं किसके शेयर में ट्रेडिंग किया करते थे। उन्होंने बताया एक बार, जैसे हम लोग बताते हैं तो आज लोग नए नए लोग तैयार हो जाते हैं, कहे कि हावेल्स में 10,000 रुपया लगाया था, 1 लाख के ऊपर की वैल्यू हो गई। 2-3 स्टॉक के बारे में चर्चा की है, तो मैं कहा यार ये तो अच्छी चीज है, हमको भी लेना चाहिए। फिर मैं गया इलाहाबाद में, नूरुल्ला रोड जगह पर, मैं जा करके उसमें IIFL के ऑफिस में जाकर अकाउंट खुला लिया, और मैं पहले महीने में 5500 रुपया डाला था पहले साल। लेकिन समझ नहीं थी, तो मैं क्या करता, बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर लेके छोटे छोटे जो शेयर होते थे ना, 1 रुपया 2 रुपया वाले, 50%, उसका मैं नोट किया करता था। पर डे कितना बढ़ा कितना घटा, मैं कभी डायरी निकालूंगा, देख के दंग रह जाएगा। मतलब इतना जुनून था उस समय से। अब तनिक भी पैसा नहीं बने, विजया बैंक खरीदे, आपके पता नहीं कौन कौन से शेयर खरीदे उस समय, सबके सब पता नहीं शेयर खलतमल कब कहाँ पैसा डूब गया, मुझको पता ही नहीं चला। फिर मैं लखनऊ ट्रांसफर हुआ, तो मेरा ट्रांसफर ऑफिस में हुआ। यहाँ 24 आवर इंटरनेट की सुविधा है, टीवी की सुविधा, तमाम तरह की सुविधाएं हमको मिलनी शुरू हो गई, प्रिंटर मिलने लगे, तमाम तरह की चीजें मिलने लगी। फिर मैं ले करके उसको पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तब मुझको लगा, अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, मुझको क्या करना चाहिए। लेकिन तब तक मैं गलती कर चुका था। गलती मैंने क्या किया था? सबसे पहले गलती किया था, मैंने होम लोन ले लिया। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में है ना, हम लोग मकान को सबसे प्रेफर करते हैं। सबसे पहले मकान लो, मकान जबकि सेकेंडरी होना चाहिए। सबसे पहले हमको अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मकान जो होता है इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मकान यदि हम लाइबिलिटी
ईएमआई पे ले रहे हैं तो लाइबिलिटी है हमारी, हमसे पैसा लेके जाते हैं। मैंने मकान ले लिया, ऊपर से उसका ईएमआई जाने लगा, बच्चों की फीस, उसी में फिर कार भी ले लिया, उसकी भी ईएमआई, उसकी भी फीस। तो अब हम समझ तो रहे थे, लेकिन ऐसे जाल में फंस गए थे, हम निकल नहीं पा रहे थे उससे। करे तो क्या करें, कहाँ से पैसा ले, पैसा बच ही नहीं रहा था। फिर खैर धीरे धीरे करके समय अनुसार जब हम सैलरी बढ़ी तब पैसा बचने लगा, फिर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और जब ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तब से सभी चीजें या तस्वीरें बेहतर होने लगी और काफी अच्छी हुई। बहुत सारे मतलब बताने को बहुत कुछ है, बताया जाता है क्या। एक बहादुर सर हमारे पुराने दोस्त मित्र हैं, तो हम उसी समय से हमने अपने फेसबुक पर नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट के बारे में, और धीरे धीरे करके लोग फॉलो करते गए। बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टॉक मार्केट को छोड़ चुके थे वो भी मार्केट ज्वाइन किए, तो ऐसे चलता रहता है। तो हम लोग को क्या करना है कि केस स्टडी पढ़ना है। फिर ये कह रहा है कि नेवर क्विट, ये सबसे बड़ा तो उसका हिसाब किताब है स्टॉक मार्केट सफलता का, कि हमको कभी नहीं त्याग करना है, त्यागना कभी नहीं स्टॉक मार्केट को। जो त्याग देता है ना स्टॉक मार्केट भी उसको त्याग देता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट गिरना शुरू, जैसे अभी हाल ही में कोरोना को लेकर के गिरना शुरू हुआ मार्केट, और हम लोग क्या किए, बहुत सारे हम लोग मतलब बहुत सारे लोग क्या किए, सभी लोग कि जैसे मार्केट गिरना शुरू हो सोचेंगे कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब कितना गिरेगा पता नहीं, कहाँ रुकेगा पता नहीं, लोगों ने बेच डाले। निफ्टी ने जब 2-2 3-3 दिन लोअर सर्किट बने, लोगों ने बेच डाले। लेकिन जो बना रहा आज पैसा बनाया, जो निकल गया वो निकल गया। तो जो गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। तो डरने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट, कलेजा मजबूत करके बिल्कुल टिके रहना है। ये काम करता, टिकना ही काम करता है। जो 2008 की गिरावट में निकल गए वो निकल गए, और जो पैसा डाल के छोड़ दिए, भले वो 1 लाख के बजाय 20,000 हो गया हो, लेकिन 2010-11 आते थे फिर वही 1 लाख 2 लाख। रामदेव अग्रवाल की कहानी पढ़िए, जो उन्होंने कहा है 0 से 1,000 करोड़, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे मैंने अपने सफर की शुरुआत किया। उन्होंने बताया कि जब ये बुल रन शुरू हुआ था, ये हर्षद मेहता वाले कांड में, तो उस समय जो उनका फंड था वो 10 करोड़ हो गया था। अब फिर जैसे ही गिरा वो 10 करोड़ घट के 3 करोड़ हो गया था। कुछ इसी तरह के आंकड़े बताएंगे, उसको देखिएगा। फिर कहे कि फिर जब बढ़ना शुरू हुआ 2008-9 आया, तो फिर उनका फंड 100 करोड़ का हुआ। फिर गिरा वो घट करके 300 की, अरे वो 60 की 40 करोड़ के आसपास चला गया। तो कहे कि ये जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी चलता रहता है। यदि हम उससे निकल जाएंगे तो फिर हम निकल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखना है कि अनुशासित व्यक्ति पैसा कमाता है, और जो गैर अनुशासित व्यक्ति होता है ना वो पैसा कमाता है, हमेशा पैसा कमाता है गैर अनुशासित। अनुशासित रहिए, अनुशासित रहना है। जो भी हम अपना ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाते हैं उससे अनुशासित रहना है। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में चर्चा हो रही थी वो जोमेटो पर लोग कह रहे थे 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। मैं फिलिप फिशर की किताब पढ़ रहा था, कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया चीज लिखा है जिसको मैं ध्यान देता हूँ। वो लिखते हैं कि हमें किसी स्टॉक में आना है, किसी सेक्टर में, तो वो देखना है कि उस सेक्टर का मार्केट कितना है, और उस सेक्टर में जो मार्केट है, उस मार्केट में इस कंपनी की क्या स्थिति है। और फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, जैसे हम जोमेटो की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जोमेटो जो है एक खाना पहुंचाने वाली कंपनी, क्या 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल हो सकता है? हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? जो भाव दिख रहा होता है, भाव पे ध्यान देते हैं। जो प्राइस जैसे 100 रुपए का दिख रहा है जोमेटो का शेयर, तो हमको आपको लगता है कि ये 100 रुपया जो बढ़ करके 200 रुपया हो गया, 2,000 रुपया हो गया, लेकिन मार्केट कैपिटल उसका 1 लाख करोड़ का है। यानी यदि ये भाव 100 से 200 हुआ तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 2 लाख करोड़ का हुआ। यदि 100 से 500 हुआ तो इसका मार्केट कैपिटल 500 करोड़, सॉरी 5 लाख करोड़ होगा। और यदि जोमेटो का भाव 1,000 रुपया हुआ तो इसका मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ हो जाएगा। हमको ये बताइए, आप लोग एक कॉमन सेंस लगाइए, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि क्या जोमेटो
जो है HDFC बैंक से बड़ा बिजनेस हो सकता है? क्या जोमेटो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ा हो सकता है? क्या जोमेटो जो भी ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, क्या इन बैंकों से बड़ा हो सकता है? मुझे लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा। होगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो जब उससे बड़ा नहीं होगा तो कैसे जोमेटो परफॉर्म करेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जोमेटो में ट्रेडिंग किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाकर नहीं देगा, क्योंकि यह ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, ये मार्केट कैपिटल इतना बढ़ चुका है कि इसमें बढ़ने की संभावनाएं कम है। तो फिलिप फिशर कहता है कि आपको देखना है कि मार्केट कैपिटल, वो स्टॉक का सेक्टर कहते हैं, इस सेक्टर कितना बड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है ग्रिव्स कॉटन। ग्रिव्स कॉटन को आप लोग कभी देखिएगा। ग्रिव्स कॉटन जो है मेरा बिजनेस है सर उसका। है? बिजनेस है उसका। हाँ, ग्रिव्स कॉटन जो है ये इंजन बनाती है, कार का इंजन बनाती है, दोपहिया का इंजन बनाती है, बड़े बड़े जनरेटर की इंजन बनाती है। उसी के पार्ट्स का सर एजेंसी है अपने पास। किसके पास है? मेरे पास है ये ग्रिव्स कॉटन का। देखिए एक और इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला चला है यहाँ पर। लेकिन मार्केट सर उसका पहले से थोड़ा डाउन हो रहा है। मैं मार्केट को नहीं जानता हूँ, मैं एक साधारण सा प्रश्न कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो ग्रिव्स कॉटन कंपनी के बारे में पढ़िए, तो वो कंपनी जो है लगभग 120 साल पुरानी और मार्केट कैपिटल मात्र 3 या 4 हजार करोड़ का है। HDFC बैंक 1985 में शुरुआत हुआ था, मार्केट कैपिटल 8 लाख करोड़ का है। देखिएगा इसको, बिजनेस को पकड़ने की कोशिश करिएगा। TCS की स्थापना भी 1985 में होती है, मार्केट कैपिटल 16 लाख करोड़ का है, कि शायद 14 लाख करोड़ का है। अब हमको ये बताइए कि एक कंपनी या एक सेक्टर पिछले 100 सालों से काम कर रहा है और मात्र मार्केट कैपिटल 3000 करोड़ तक पहुंचा, तो हम उसको कैसे मान लें कि उस स्टॉक में, उस सेक्टर में पोटेंशियल दिखता है? अब शुगर सेक्टर में जो पोटेंशियल इस समय आया हुआ है, शुगर सेक्टर को भी यदि पिछले कई सालों से आप देख लीजिए, जैसे आप उठा के देखिए EID पैरी को, मार्केट कैपिटल शायद 7 या 8 हजार करोड़ का है, और वो कंपनी कितनी पुरानी है? काफी पुरानी है। बलरामपुर चीनी की, मैं यूपी में जानता हूं जहां तक कि 13 या 14 कंपनियां हैं चीनी मिलों की। बजाज हिंदुस्तान की भी 15 चीनी मिले हैं, लेकिन मार्केट कैपिटल मात्र 2000-3000 करोड़ का है। और कंपनियां कब से? पिछले 40-50 सालों से काम कर रही है। जब 40-50 सालों से कंपनी काम कर रही है और मार्केट कैपिटल 3000 करोड़ नहीं पहुंच रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि बहुत बड़ा? वही आप रिलैक्सो को देखिए, रिलैक्सो का उठाइए तो 10 सालों में कहां से कहां पहुंच गया उसका मार्केट कैपिटल। तो मेरा ये ध्यान है कि हमको जो है किसी स्टॉक के प्राइस पर न देख करके, हमको स्टॉक के जो मार्केट कैपिटल है, हमको उसको फोकस करना चाहिए। जब हम मार्केट कैपिटल को फोकस करेंगे तब हम इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। जैसे एक तरफ हम जोमेटो की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप आइए डोमिनो का पिज्जा वाली कंपनी को उठाइए। ये कौन है? जुबिलेंट फूड। अब आप बात देखिए कि जुबिलेंट फूड के पास अपना खुद का वो भी नेटवर्क भी है डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत सारा रेस्टोरेंट है, भारत से बाहर भी इसका रेस्टोरेंट है ना? तो और ये 60,000 या 70,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल उपलब्ध है। देखना पड़ेगा, काफी दिन हो गया मुझे देखे हुए। तो मैं तो जुबिलेंट फूड को से बेहतर मानूंगा जोमेटो से। इतना ही नहीं, देवयानी इंडस्ट्री को देख लीजिए, जो देवयानी जो पिज्जा हट जो चलाती है रेस्टोरेंट, उसका खुद का अपना नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमको तो बेहतर लग रहा है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं सर? तो हमको जिस भी स्टॉक को चुने, हमको स्टॉक को पोटेंशियल देखना है कि वो स्टॉक कितना परफॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, और जो सबसे बड़ा उस सेक्टर का लीडर है वो उसका मार्केट कैपिटल कितना है। अब जैसे हम बात करते हैं HDFC बैंक की और IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक खूब ग्रो करेगा,
जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खूब ग्रो करेगा तो एचडीएफसी बैंक ही तो होगा। तो अभी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और एचडीएफसी बैंक 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। यानी आईडीएफसी यदि बढ़ती है तो यहां से 20 गुना बढ़ेगा। और एक सेक्टर हम और लेते हैं, जैसे अब इसी को सेक्टर शुगर सेक्टर को ही हम लेते हैं। जो टॉप कंपनी है ईआईडी पैरी, वो 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल पे है और बजाज हिंदुस्तान की बात करते हैं 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल। तो जब ये ग्रो करेगा तो ये 60,000 करोड़ तो पहुंचेगा ना, और आगे धीरे धीरे करके वो आगे ग्रो करेगा। तो उसमें पोटेंशियल कम है ना, लेकिन अब चूंकि जब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, उस ब्लेंड किए जाने के बाद से उसमें बिजनेस उसका बढ़ेगा। एक मिनट, ठीक है सर। अब इसके बाद हमको फंडामेंटल स्ट्रांग और बिजनेस वाला चुनना चाहिए। स्ट्रांग फंडामेंटल जिसका होगा वही पैसा बनाएगा, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा वो पैसा बना के नहीं देगा। स्ट्रांग फंडामेंटल से क्या होता है कि बिजनेस पर फोकस करिए और अच्छे बिजनेस को आप सिलेक्ट करिए, अच्छा पैसा बनेगा। और फंडामेंटल कौन सा है, उसका आरओसी आरओई देखिए कि कम से कम 15-16% के ऊपर हो आरओसी आरओई। नंबर एक चीज, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से नीचे हो, प्रॉफिट मार्जिन उसका कम से कम 10% के ऊपर चल रहा हो, सेल्स जो है उसका पिछले 5 सालों में 10% के ऊपर चल रहा हो। यदि हम ये 3-4 क्राइटेरिया अपना लेंगे तो हम आंख बंद करके जिस भी स्टॉक पे हाथ रखेंगे ना, इस क्राइटेरिया को फिल्टर करके, तो यकीन मानिए 10 में से हम 8 अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। हमारे हाथ में कभी भी आइडिया शेयर नहीं आएगा, हमारे हाथ में कभी भी आपके यस बैंक नहीं आएगा उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो। हमारे हाथ में कौन से स्टॉक आएंगे, एचयूएल आएगा, दीपक नाइट्राइट आएगा, आपका आयसर मोटर आएगा। इस तरह के शेयर हमारे हाथ में आएंगे जो कि शुरू से ही वेल्थ क्रिएट करते आ रहे हैं और आगे भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो हमको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले करना है। और एक और चीज कि किसी के कहने मात्र से कोई शेयर नहीं लगा देना है, पैसा नहीं लेना। जैसे मैंने जोमेटो की चर्चा किया, अब जोमेटो को मैंने कहा कि मत लीजिए, इसका मतलब मत लीजिए, मतलब मेरे कहा मान करके आप उसको मत लीजिए, आप उसको देखिए, रिसर्च करिए, सर्वे करिए अपना। जैसे मेरा एक आइडियोलॉजी, मैंने अपनी आइडियोलॉजी आपके बारे में बताया, आप भी उस आइडियोलॉजी से उसको परीक्षण करिए कि क्या वो स्टॉक मेरे परीक्षण पे सही हो रहा है। उसके बाद सोचिए कि हमको उसको लेना है कि नहीं लेना, तभी लीजिए। यदि आप लेंगे, रिसर्च करेंगे, तब पैसा बनेगा, वो पैसा मजा भी देगा। और किसी और के कहलावे पर, किसी और के कहने पर हम कोई शेयर लेंगे तो वो जो पैसा बनेगा ना, मजा नहीं देगा। और हमें निवेश करने पर ज्यादा फोकस देना है, ट्रेडिंग पर फोकस नहीं करना है। ट्रेडिंग आपको पैसा नहीं बनाएगा। ट्रेडिंग करना भी है तो होल्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग करना है। होल्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग मतलब क्या, आज खरीदा, महीने 2 महीने बाद बेचा, उस पर यदि काम करेंगे तो पैसा बना पाएंगे। यदि डे ट्रेडिंग करेंगे तो कोई पैसा नहीं बना पाएगा, कोई पैसा। डे ट्रेडिंग करेंगे तो 2 दिन 4 दिन पैसा बनेगा, 5वें 6ठे दिन एक दिन आएगा कोई झंझावात, मार्केट उल्टी दिशा में जाएगी और जितना पीछे का प्रॉफिट है सबका सब लेके समेट के चला जाएगा। अंततः आपको पैसा बना के नहीं देगा। और ट्रेडिंग हम करते भी है तो देखिए उसमें क्या क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद ब्रोकरेज, जितनी बार हम ट्रेडिंग करते हैं उस पर हम ब्रोकरेज करते हैं। सामान्यतया एक बार हम ट्रेडिंग करते हैं तो मिनिमम यदि छोटा सा ट्रेड करें तब भी 25 से 30 रुपया हमको चार्ज देने पड़ते हैं, चाहे खरीदे या बेचे। हम 5,000 रुपए का शेयर खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल तौर पर, तो हमारा सौदा कितने का हुआ, 5,036 रुपए का। उधर हम जाकर के बेचे, मान लीजिए घाटे में बेच रहे हैं 49 रुपए पर, तो फिर उधर हमको तो लग रहा है कि हमने 5,000 में खरीदा है, 49 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का घाटा हो रहा है। नहीं, एक तो 36 25 30 रुपए इधर लेके गया, यानी वो 5,036 हुआ, और इधर जब हम 49 रुपया 4900 में बेचेंगे तो फिर इधर से 36, मतलब जो ब्रोकर 25 रुपए मान लीजिए,
ब्रोकरेज वो इधर से 25 रुपए काट लेगा, यानी हमारा घाटा कितना हो गया, 150 रुपए का घाटा हो गया। और ये जो 25-25 कटा वो किसके जेब में गया, ब्रोकर भैया के जेब में गया। वो तो चाहेगा कि आप उसको बार बार खरीदिए बेचिए। कुछ मैं लड़कों को जानता हूं जो ये काम करते हैं, तो कहते हैं कि एक बार क्लाइंट को 2 दिन प्रॉफिट दिला दो, 2 बार 3 बार प्रॉफिट दो, फिर देखियो कैसे करता है। वो आपके महीने भर के अंदर आपकी जो वेल्थ होगा ना डिस्ट्रॉय कर, बार बार फोन करेंगे। जैसे ही आपने रिलायंस इंडस्ट्री 2200 पे लिया है, वो जैसे 2150 गया, भैया 2150 चला गया, वो आपको कम से कम 3 बार 4 बार फोन करेगा, भैया 2120 चला है यार, भैया 2100 चला है, क्या करे। आप कहेंगे तुमको क्या लगता है, तुम मार्केट में तुम्हारा समय हो जाता है, तो कहता है कि भैया वो सीएनबीसी आवाज में बता रहा है कि इसका टारगेट 1900 बता रहा है, यार तुम निकाल दो। और हम क्या करते हैं कि निकाल देते हैं, और मालूम चलता है कि वो जो है वहां से 1900 गया, 1900 से मुड़ा, फिर 2200 पे खड़ा हो गया, अब लेके हाथ मल रहे हैं, बताओ यार। तो जब हमारा तो कोई आइडिया है ही नहीं, हमारा तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, हम तो किसी और के कहलावे पे चल रहे हैं, कोई दूसरा रिमोट कंट्रोल कर रहा है, हम उस रिमोट से चल रहे हैं। तो जब हम दूसरे के रिमोट से चलेंगे तो पैसा भी रिमोट वाला ही बनाएगा, हम नहीं पैसा बनाएंगे। हमको चुनना है और नियमित निवेश करना है। और एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं। स्टॉक मार्केट में सामान्य दशा में यदि आप रिटर्न करते हैं, सामान्य दशा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 25% रिटर्न लेके आना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है 25% रिटर्न। केवल धैर्य और अनुशासन से आप 25% से ऊपर का रिटर्न लेके हम चले जाएंगे। लेकिन हम लोग दिक्कत कहाँ होती है, जब हम लोग जो है ना वो हर महीने 25% रिटर्न लेना लाना सोचते हैं। हम चाहते हैं कि इसी से हम अपने घर का खर्चा निकालें। एक वीडियो है, मैं बार बार उस वीडियो का जिक्र करता हूँ, रमेश दमानी का है, 10 लाख से 100 करोड़ का। कहता है कि कैसे आप 10 करोड़ से, सॉरी 10 लाख से आप 100 करोड़ तक का सफर तय करेंगे। वो देखिएगा, यूट्यूब पर वीडियो है। वो वीडियो आपको कम से कम नहीं तो भी 1 घंटे का वीडियो है, 40 से 45 मिनट का। वो 40-45 मिनट का वीडियो जो है ना, कम से कम नहीं तो भी आपको सालों का अनुभव जो है ना आपको उसमें दे देगा। वो कहता है कि 3 साल में धन डबल करिए। कहता है कि यदि आप 10 लाख रुपया लगा करके आते हैं, 26% के CAGR से ग्रो हो रहा है, तो हर 3 साल में पैसा डबल और 10 साल में 10 गुना होगा। 2021 हमने शुरू किया था, तो 2021 से 2031 में 10 लाख का 1 करोड़ होगा। 2020 में, सॉरी 2031 में 10 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा। 2041 में 10 करोड़ होगा, 2051 में 100 करोड़ होगा। ताकि 30 साल में आप 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे और आप दुनिया के 1% पॉपुलेशन में आ सकते हैं। और वो देखते देखते हम और तेग बहादुर सर कम से कम 20 साल गंवा चुके हैं। समझ थी ही नहीं पहले न अपने पास इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक था, न अपने पास जो अच्छी किताबें थी वो किताबें थी, ना कोई यूट्यूब चैनल था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझने वाला था। हम लोग स्वयंभू राजा थे। स्वयंभू राजा समझ रहे को अपने ही घोषित कर देता कि हम राजा हैं। तो हम लोग स्वयंभू इन्वेस्टर, स्वयंभू ट्रेडर बन गए। जो चाहे जिस शेयर में चाहे उस शेयर में पैसा लगा दिए, कोई सोचना समझना नहीं। जो दिमाग में आ रहा है, आज एयरटेल का शेयर गिरा हुआ है, एयरटेल का शेयर पैसा खरीदो भारतीय एयरटेल, वो क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, जब तक हम उसका स्टडी करना नहीं जानेंगे तो हमको आपको उसको देखना है। यदि हम 1 लाख करोड़ रुपए, अरे 1 लाख रुपया, देखिए ग्रोथ कैसे होता है कि 1 लाख रुपया जब हम छोड़ देते हैं 25% की दर से, तो 5 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू होती है पता है, बहुत छोटा होगा, 3,05,000। आंखें फटी रह जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। 10 साल में कितना ग्रोथ होगा, 9,31,000 वैल्यू होगी। मैं ये शुरुआत करने से पहले मैंने इसको बकायदा फाइनेंशियल कैलकुलेटर को सॉल्व किया, तब मैं इसको लेके बैठा हूँ। 15 साल में उसकी जो वैल्यू होगी 28,42,000 होगी। 20 सालों में उसकी वैल्यू होगी 86,73,000। और 30 साल में कितना होगा, 30 साल में वैल्यू होगी 8,07 करोड़ रुपया। अरे सॉरी,
8,07,00,000 और 50 साल में कितना हो गया पता है? 300 करोड़। क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं ना, हम लोग जो चाहते हैं ना वो अपने ही जीवन काल में काट लेना चाहते हैं। हम अपना टर्म प्लान नहीं कराते हैं कि अरे हम मर जाएंगे तो परिवार लोग कौन, उस इंश्योरेंस प्लान का फायदा ही क्या है जिसका फायदा मुझको ना मिले, जिसका फायदा परिवार वालों को मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टर्म प्लान नहीं कराते हैं। कार का, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराएंगे, टर्म प्लान नहीं कराएंगे। हमारे गांव में एक व्यक्ति रहे, खाने के लिए बहुत लोकप्रिय थे, कई बार मैं कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूँ। उनकी तबीयत खराब हुई, लोग कहे कि अब लग रहा है कि अब बचेंगे नहीं, तो पंडित को बुलाए, कहे कि ऐसा है पंडित जी कि यदि हमारी भी तेरहवीं कर दे तो अपना भी खा लेते। तो हम लोग जो होते हैं ना, जो मध्यम वर्गीय सोच होती है, हम अपनी भी चीजों को खा लेना चाहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, बे करके किसी को जाना नहीं चाहते। देने का जो सुख होता है हम लोग लेना नहीं चाह रहे, लेना ही नहीं चाहते। राकेश झुनझुनवाला का एक इंटरव्यू था, राजीव महेंद्र सर ने हमको बताया था। उन्होंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला से एक इंटरव्यू ने पूछा था कि आप जीवन में कितना चैरिटी देने की सोचते हैं? तो कहा मैंने 445 करोड़ चैरिटी करने का टारगेट रखा। 445 करोड़। अब सोचिए फिर, कहा अरे इतनी बड़ी रकम? कहा इतनी बड़ी रकम कि मैं जब बीवी से चर्चा किया कि मैं 445 करोड़ चैरिटी देने जा रहा हूँ, बीवी ने कहा इतना ही कम करते हो, और करो और सोचो। क्या हमारे आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है कहने वाला? नहीं, हम लोग सोचते ही नहीं है ना। बिल मिलिंडा जो गेट्स जो फाउंडेशन बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन कहते हैं क्या है जो बना हुआ है, जिसमें वो हाफ गर्लफ्रेंड में वो अर्जुन कपूर जाता है अपनी स्कूल खोलने के लिए फंड लाने। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, देखिए मैं शुक्ला जी बता रहे हैं। 50 साल बाद जो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी मालूम है? तेग बहादुर सर, 700 करोड़। हाँ सर, 700 करोड़। 700। हाँ, 700 करोड़। 700 करोड़ 64 करोड़। लाख होगा। आप क्या सोचते हैं कि कोई बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन नहीं बन पाएगा? आप सोचिएगा इस बारे में। कृपाल सर, मैं गलत कर रहा हूं? फिर तो हम लोगों की पहचान बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट की बजाय किसी बड़े इन्वेस्टर के रूप में होगी। तो वो तो होनी ही है यार। डिपार्टमेंट हमें वो पहचान नहीं दिला पाएगा। एक क्वेश्चन है सर, 50 साल का सर आपने जो कैलकुलेट किया उसमें कितना का सीजीआर लिया है? सीधे 25% का। 25% का। वो होगा तेग बहादुर सर, ये होगा, श्योर होगा, आई एम श्योर। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जो नास्त्रेदमस है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आज भी पढ़ी जाती है। नास्त्रेदम, नास्त्रेदमस क्या है? नास्त्रेदम नाम है, नास्त्रेदमस, उसकी भविष्यवाणियां आज भी पढ़ी जाती है। ये जो फंड बन रहा है ना, इस फंड का एक रेगुलेशन लिख दीजिए। क्या रेगुलेशन लिख के जाइए कि हमारा जो ये फंड है ना, टोटल 25 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। ये 25 स्टॉक टॉप 25 वाले स्टॉक होंगे। अब क्या लिख के जाइए। इस स्टॉक के जो पोर्टफोलियो होगा, साल में एक बार इसका रिव्यू किया जाएगा। साल में जो शेयर बाहर हो चुका है, मतलब 25 के लिस्ट से उसको बाहर कर दिया जाएगा, जो एंट्री हो चुकी है उसको एंट्री कर लेना है। कभी भी हमारे फंड को बेचा नहीं जाएगा। इस फंड को यूज किया जाए तो केवल डिविडेंड यूज किया जाएगा। ये लिख करके चले जाइए। सदियों बाद वो जो लिख के हम जाएंगे ना, लोग उसको पढ़ेंगे कि यार ये आदमी कितना बड़ा दूरदर्शी आदमी था, जो चीजों को पहले ही कल्पना करके गया था। और वो कुछ होता है, फिल्म देखा है ना आपने, जब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है वैसे वैसे एक एक साल का लेटर खोलती है। देखिए कि नहीं, कुछ होता है। जी जी। हर साल का वो लेटर खुलती है कि वो जो उसकी रानी मुखर्जी लेटर लिखी हुई कि बेटा आज तुम 5 साल की हो गई, आज 6 साल की हो गई, आज 7 साल की हो गई, ऐसे ऐसे हर साल। तो हर साल 2051, 2091, 2000 लिख के जाइए। उस साल उसमें रहस्य उद्घाटन किया जाएगा, तो पता चलेगा कि तेग बहादुर सर ने क्या लिख के गए। बिल्कुल। तो जब तक सर हम लोग का नजरिया बड़ा नहीं होगा ना,
तब तक नजारे नहीं बदलेंगे। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, विशेषकर यूपी बिहार के हैं, और यूपी बिहार में से भी हिंदी भाषी है। एक तो बिल्कुल करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। तुझे नीम नीम चढ़ा। चढ़ा। कि आप किसी से सही कह बात दीजिए है। ना कि शेयर बाजार खेलता है, तो शेयर बाजार करता है, कहते हैं कहाँ तुम बिगड़ गए, तुम गए काम से, तुम बिगड़ गए। तो हम लोग जो परिवेश में रहते हैं, वो परिवेश ही हम लोग का वही वही अच्छा है, वही बुरा है। हम लोग यहाँ नौकरी करना सबसे ज्यादा सही माना जाता है, वो नहीं जानते कि नौकरी करना कितना वो है। तो कोलू का इन्वेस्टमेंट बैल। फंड, जब हमको नजरिया बहुत बड़ा करना है, जब बड़ा नजरिया करेंगे ना, तभी हमारे जो छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढों को हम ध्यान नहीं देंगे। अन्यथा आगे जाएंगे, जैसे ही कोरोना 3 फेज आएगा ना, वो हमको डुबो देगा। जैसे ही बजट पेश होगा ना, वैसे ही हमारा फंड नीचे चलेगा, हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम नजरिया हमारा छोटा है। जब हमको दिल्ली जाना है, तो छोटे मोटे कहीं जो क्रॉसिंग होती है, नदी होता है, तो हमको किसी किस तरीके से हम निकलते जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा ही है, सब बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। और फाइनेंस सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, इतना ब्रॉड सेक्टर है, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है सर, कितना बड़ा फंड। आप सोचिए, मॉर्गन स्टैनली वगैरह कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक चले गए मॉर्गन स्टैनली वगैरह। इनको पढ़िए, पीटर लिंच को पढ़िए, तो पीटर लिंच क्या थे, एक नॉर्मल से फंड मैनेजर थे। उनका फंड जो मैं पढ़ रहा था, अच्छे से मतलब लगातार ग्रो किया है। नहीं कर रहा है तो अच्छा लगा सर, क्या बताऊं, मैं तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ, मुझे तो यही लगता है। नहीं सर, नहीं, बहुत जरूरी है सर, ये रिव्यू होना जरूरी है सर। मैं तो एक ही चीज में बार बार बताता हूँ ना, नया चीज क्या लेके आऊँ, किताब उठाया नया चीज लेने के लिए, फिर देखा वही सब चीजें तो लिखा हुआ है जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ करता हूँ। नहीं 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 सर, ये इतना भी बहुत जरूरी है सर ये। तो हमको आपको वही करना है, 700 करोड़ का लक्ष्य रखना है। 700 करोड़ मेरा 2037 का एक लक्ष्य है, 333.37 करोड़ का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको प्राप्त करूंगा। मैं उस उद्देश्य से चलता हूँ। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, होना है। अरे जब हम आसमान के बारे में सोचेंगे, तभी तो खजूर में अटकेंगे यार। जब खजूर में ही बिल्कुल अटके के बारे में सोचेंगे, तो कहाँ जमीन पे भी नहीं रहेंगे। बड़े लक्ष्य लेके चलना है सर, इन्वेस्टमेंट करना है, लगातार इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे स्टॉक में सुनिए, बहुत अच्छा पैसा, 20% 25% का CAGR कहीं नहीं गया है। और ट्रेडिंग भी करना है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसी में ट्रेडिंग करिए। मुझे तो सबसे अच्छा ट्रेडिंग का पॉइंट है, उसे एशियन पेंट और HDFC बैंक लगता है। जब जब नया हाई बनाता है, बेचिए, फिर कुछ दिनों बाद वो नीचे आता है, फिर खरीदिए, आपको 7-8% का गैप मिलेगा, और 3 बार साल में आपको मौके मिलेंगे। लेकिन यह है कि जैसे अब एशियन पेंट की बात करते हैं, 3500 के भाव पे चल रहा है। यहाँ पर आप 1 लाख रुपए का शेयर लीजिए, 30 शेयर लेकर एशियन पेंट को रखिए, आप देखिएगा अगले महीने ये कम से कम 3700 के भाव पे जाएगा। तो 3700 पे जाएगा, तो 10-12% का रिटर्न आपको दे दिया। हमको क्या करना है कि जिस दिन नया हाई बनाए, 2-3 दिन वेट करना है, हमको बेच देना है। बेचेंगे तो फिर अगले महीने वेट करना है, अगले महीने वो फिर आपको देखेंगे 7% 8% वहां से नीचे आएगा, फिर आपको 3500 के आसपास 3600 का मिल जाएगा। पूरे पैसे को आप मार लीजिए। अब पूरे पैसे को मारेंगे, तो जहां हमने एक एग्जाम्पल, हमने 100 शेयर लिया था, तो अब हमको मिलेंगे कम से कम 110 शेयर आएंगे। तो हमारे शेयर की मात्रा बढ़ी, और फिर जाएंगे, फिर 10-12% बढ़ेगा, फिर वहां बेचिए। लेकिन हमको क्या करना है कि जब बेचना है, तो उस पैसे को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि उस पैसे, होता क्या है कि जब डीमेट अकाउंट में कैश पड़ा रहता है ना, तो कीड़ा काटता है। हम क्या करते हैं कि वो रह ही नहीं जाते हैं, जैसे वो खाली हुए रहे, 1 लाख रुपया फालतू पड़ा हुआ है, चल के लेकर के डेल्टा कार्प ले लेते हैं। मालूम चलता है कि डेल्टा कार्प उतने दिन में बढ़े या न बढ़े, जब एशियन पेंट खरीदने की लेवल पर आए, डेल्टा कार्प मान लेते हैं कि 10% नीचे मिल रहा है, हम उसको बेच ही नहीं पाते हैं। तो जो पैसा है उसको, तो जानकारी कुछ मिली सर, रखा जाए कि आज के लिए कुछ और भी कुछ प्रश्न तो बताइए। प्रश्न कुछ, नितिन वो कहाँ गए, आज चले गए क्या, उन्हीं से वही कहे थे हमको, नितिन शुक्ला, क्या नाम था उनका? मयंक शुक्ला नाम था सर। नहीं नहीं नहीं, एक और थे भाई, वो कहे थे कि आज क्लास होगी सर, तो मैं, वो चले गए। नितिन साहू।
नीति साहू थे, शायद नीति साहू थे क्या, देखना पड़ेगा क्या था, उनके देखता हूँ कौन थे वो, वही चले गए। तो जानकारी कुछ अच्छी मिली, कुछ बताइए, कुछ फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बिल्कुल बहुत सर, बेहतरीन बहुत सर, पर बहुत बहुत बेहतरीन। और हम लोग डे बाय सर, डे वाइजर मैंने होते तो जा रहे हैं। क्या शुक्ला जी? हम कह रहे हैं कि हम लोग हर हाँ, सुबह वाइजर होते जा रहे हैं, आज अरे से कल ज्यादा वाइजर हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीचर हो रहे हैं जी। रीचर हो रहे हैं, वाइजर वो होना रीच है, हो रहे हैं ना। वाइजर होना है, लेकिन माइजर नहीं होना है। ना नहीं, वाइजर नहीं होना है बट ट्रेडर नहीं होना है, इन्वेस्टर होना है। शुक्ला सर क्या करे थे मयंक जी? मैं बोल रहा था कि मैंने 2030 का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ पहले, हाँ जो एक शॉर्ट टर्म है मेरा, हाँ मतलब तो उसके लिए मैंने इस हफ्ते काम करके रिसर्च करके 10 से 12 स्टॉक निकाले हैं। हाँ, और कौन मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा, ले रहे हैं? भले ही एक स्टॉक लूं या 2 स्टॉक, तो नहीं, तो ये 10-12 कौन कौन से स्टॉक है? उसमें ऐड कर रहा हूँ। कौन कौन से स्टॉक हैं? मेरे एक तो बोरो रिन्यूएबल्स है, हाँ, दूसरा मैकडॉवेल्स है, यूनाइटेड स्पिरिट। मैंने यानी इसे ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, टाटा मोटर्स है, हाँ, हीरो मोटर कॉप है। हीरो मोटर का, चलिए और हीरो मोटर कॉप का एक्चुअली थोड़ा विजन है मेरा देखिए, तो उसके हिसाब से मैं देखा। आपने जो देखा होगा बिल्कुल आपने सही देखा होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो स्टॉक पिछले 5-7 सालों में, जिस स्टॉक ने आपको एक एफडी का नॉर्मल रिटर्न भी नहीं दिया है, उस स्टॉक नहीं, को वो देखिए। एग्री करता हूँ मैं आपसे, बहुत ही कम है। पी तो 5% डिविडेंड सही है। डिविडेंड अच्छा देता है। टू व्हीलर के मामले में मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर, हाँ हमको हाँ, आपको टीवीएस हो गया, बजाज मोटर्स हो गया, और ये जो बुलेट वाली कौन सी शहर है, आयसर है, नहीं आयसर। फास्टेस्ट ग्रोइंग तो इस समय टीवीएस है। हाँ, तो हाँ, टीवीएस पे हमको ध्यान दें तो हम लोग को ज्यादा। बट दे आर प्लानिंग टू इंटर, तो अभी एक्चुअली ई मार्केट में इंटर कर रहे हैं, तो अच्छा है। और थ्री व्हीलर्स पे इनका ज्यादा फोकस है। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आनंद सर? हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली? हाँ हाँ, हम तो बस वही आपकी एकदम ये जो बात है ना, इसको रट गए हैं। क्या? करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल फोकस करना है। मेरा अपना मानना है कि जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता है, नहीं जानना चाहता, दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी से वंचित है। वंचित है। और एक चीज जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बड़े प्रॉफिट से हम वंचित हैं। हर व्यक्ति को मेरा मानना है कि उसको इकोनॉमिक्स का बेसिक्स तो पढ़ना ही चाहिए। जबरदस्ती बच्चों को पकड़ के बेसिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा काम हम करते हैं, सारा काम पैसे से होता है, पैसे के बारे में एक भी समझ नहीं। पैसा कमाते हैं जा करके सोना खरीदने में लगे हुए हैं, सोना भी नहीं, गहने खरीदने में लगे हुए हैं, जमीन खरीदने में लगे हुए हैं, LIC करा करके एजेंट को कमीशन दे करके अपनी बैंड बजवाए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं तो हर चीज में फंसा हूँ। मतलब होम लोन, कार लोन, LIC, हर चीज है, लेकिन जो फंस गया। अब जो है मतलब अब उससे धीरे धीरे निकलना है। यही चीज, अब जो गलतियां हो गई, अब आज ही सुबह एक मैसेज मैंने डाला था कि हम जो है अपना जो वर्तमान है, वर्तमान को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन यहाँ से हम हैप्पी एंडिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे जो है तो हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ये जैन साहब, जैन जी पहली बार आए मुझे लग रहा है। हाँ भाई जैन साहब, हाँ जैन साहब क्या हाल है? पहली बार आप आए हैं शायद? पहली बार यहाँ पे। कैसा लगा? किस ग्रुप में हैं आप? 2 में है कि 1 में है? कैसा लगा? आवाज आपकी नहीं है। तो चलिए ठीक है, रखा जाए। चलिए फिर बात होती रहेगी ऐसे ही अन्य दिनों पे। बिल्कुल सर, कुछ सोचता हूँ, कुछ नया चीज इकट्ठा करूँ तो नया। बहुत अच्छा मजा आया ना? गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।